का बलिदान, कब तक सरहद पे घमासान, कब तक जवानों का बलिदान, कब तक सरहद पे घमासान, कब तक जवानों का बलिदान, कब तक सरहद पे घमासान, कब तक जवानों का बलिदान, कब तक सरहद पे घमासान, कब तक चलेगी ये लड़ाई, लगेगा इस पे विराम, कब तक लगेगा इस पे विराम, कब तक लगेगा इस पे विराम, कब तक। आतंकवाद आतंकवाद देखो क्या हो रहा है आज, आतंकवाद आतंकवाद देखो क्या हो रहा है आज, आतंकवाद आतंकवाद देखो क्या हो रहा है आज, आतंकवाद आतंकवाद कितनों के घर किए बर्बाद, जवानों का बलिदान कब तक सरहद पे घमासान, कब तक जवानों का बलिदान, कब तक सरहद पे घमासान, कब तक चलेगी ये लड़ाई, लगेगा इस पे विराम, कब तक लगेगा इस पे विराम, कब तक। पाजी क्या बात है भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर किनॉट प्लेस पर स्वागत है। पाजी एक बात तो है, मानना तो पड़ेगा, आप जब गाते हो और जनता जब देखती है और जब मैं तिरंगे की तरफ जब देखने लगता हूं तो जोश तो भर जाता है। मुझे यही बात की खुशी है। अब मन में कई बार आता है कि अब मैं जब मालिक के पास जाऊंगा तो मैं कहूँगा भगवान मैंने कोशिश की और कुछ हद तक बात बनी भी। पाजी तुम मालिक के पास जल्दी जाने की ना रहो, अभी तो बहुत काम करना है तुम्हें। यस, मेरे तुम बार बार रोज रोज ये कहते हो मालिक के पास मालिक के पास। मेरे साथ अभी भी वो मेरे साथ है, कहीं ना कहीं बड़े भाई के रूप में भी है। क्या बात है पाजी, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बढ़िया। बिल्कुल हम लोग और तुमने जो आज गाया वो बहुत ही मौजूद है। आज हमारा मुट्ठी का मुद्दा भी यही है, लेकिन ठीक है हम बात करेंगे और बात ये करेंगे कि आखिर कब तक हम शहादत देते रहेंगे और कब तक शहीद होते रहेंगे हमारे जवान। क्या सुधरेगा, क्या पाकिस्तान बाज आएगा? आखिर सवाल यह है कि इतनी बार कहने के बावजूद क्यों नहीं मानता पाकिस्तान? उसकी फितरत में क्या है, या कहीं कुछ जमीन खिसक रही है तो बौखलाहट बढ़ रही है? यह सवाल भी है कि कहीं कुछ ऐसा बन रहा है, बनता नजर आ रहा है, या चीजें जमीन पर सुधरती नजर आ रही हैं और पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ती नजर आ रही। यानी इशारा मेरा पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है उसको लगता है कि क्या मैं बहुत ताकतवर हो गया, या उसे ये लगता है कि भारत ने कश्मीर के अंदर जमीन फिर से तैयार कर ली है, पैठ बना ली है और एक बार फिर अमन का रास्ता बनने लगा है। क्या ये है और ये पाकिस्तान के लिए बौखलाहट का रास्ता है, या ये सवाल ही अभी भेजा है जो मैंने अभी कहा? लेकिन ये सारी बातें मुट्ठी के मुद्दे की, लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता का क्या क्या दुख है, परेशानी है, ये जानना मेरा फर्ज है। जी क्या नाम है आपका? अनुज पांडे। आगे आइए, अब आगे आइए। हाँ जी अनुज पांडे। अनुज जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी के रहने वाला हूँ। यूपी के रहने वाले हैं, तो क्या कैसे आना हुआ यहाँ? सर आपका शो देखा हमने, यहाँ पे आए। हाँ तो कोई बात, आप कोई परेशानी आपको लगती है, आपको कहना चाहते हैं, कोई चीज अखर रही है तो आप बताइए, आपका मुद्दा क्या है? सर हमारा मुद्दा यही है हाँ कि जो देश में हो रहा है, हाँ जो पाकिस्तानी और यहाँ पे मिलके कश्मीर में मिलके जो कर रहे हैं, हाँ, हाँ। उसको रोका जाए। उसको रोका जाए, उसके लिए कोई एक कारगर नीति होनी चाहिए, कारगर नीति होनी चाहिए। जो कुछ हो रहा है वो जरूरी नहीं जो मैंने बोला पाकिस्तान भारत वाला। आप तो ये भी कह सकते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे बच्चे स्कूल में सुरक्षित नहीं है। आपको जो समझ में आए, जो भी मुद्दा आपका हो वो कहिए। आपका नाम? मेरा नाम रजनी। रजनी, रजनी आ गई। कहाँ, आप दिल्ली के रहने वाली हैं? हाँ जी। अच्छा, तो क्या करती हैं आप? जी मैं एक प्राइवेट जॉब करती हूँ। प्राइवेट जॉब करती हैं। तो आज आप इधर से निकल रही थी, गुजर रही थी, आपने देखा तमाशा लगा हुआ है, कोई बोल रहा है तो आप भी रुक गई। जी जी तो कुछ आपको क्या लगता है, आपका मुद्दा क्या है? मैं आ रहा हूँ भाई, आपके पास आऊंगा। आपका मुद्दा क्या है, आप क्या कहना चाहती हैं? आपको कौन सी चीज दिल्ली में सबसे ज्यादा अखरती है? मुझे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ अखरती है? सबसे ज़्यादा मुझे अखरती है कि जो लेडीज सीट पे बैठे होते हैं बस में, हाँ? और कोई उठ के उनको जब तक खुद बोलते नहीं है तो तब तक कोई सीट उनको देता नहीं है। अच्छा, तो सीटें नहीं देता मेट्रो में तो खैर चल इंतजाम है, लेकिन बसों में बस की बात करें। और दूसरी बात, क्या महिला सुरक्षित है? घूरती आंखें। हाँ ये बिल्कुल, महिलाओं की सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। जी हाँ बिल्कुल, आप माथे पे हाथ मत रखिए मैडम, मैं आपसे कह रहा हूँ पीछे,
क्यों बात करने में क्यों हिचक? मैं तो करता हूँ, खुलेआम बोलता हूँ कि महिलाएं सुरक्षित हैं क्या दिल्ली में? हैं तो बताइए। एक चीज है कि हाँ। अगर कोई लेट नाइट निकलते हैं हाँ। तो अगर बसेस का वेट कर रहे हैं बाई चांस, तो रात को बस की सर्विस बहुत ही खराब होती है। बस की सर्विस बहुत खराब होती है, ये एक मुद्दा है जो रजनी जी ने कहा। आपका नाम क्या है? पहले एक बात तो मैं बताना चाहूंगा, आपकी मूछें बड़ी जबरदस्त हैं, गजब है। क्या नाम है आपका? राम मिश्रा हूँ, राजस्थान के अलवर शहर क्या से बात है, तभी देखिए मैंने पहचाना ना। अगर राजस्थान में ही नहीं होगा तो कहाँ होगा फिर? ये तो हमारे देश की संस्कृति है जो हाँ। हमने बचा रखी है। बिल्कुल साहब, बहुत बहुत बधाई हो मेरा आपको। मुद्दा है कि देश में समानता की बातें जितने भी राजनीतिक दल हैं वो नहीं करते हैं। देश में प्रतिभा की बातें नहीं करते हैं। पूरे देश के जितने भी पॉलिटिशियन है उनको सिर्फ वोट बैंक का ख्याल नजर आता है हर चुनाव में, चाहे चुनाव बड़ा हो या चुनाव छोटा हो। प्रतिभाओं की बात होती नहीं है। ज्यादा नंबर वाला आदमी इस देश में पटरी पर बैठा हुआ है और कम नंबर वाला व्यक्ति जॉब में है। ये इससे बड़ा तौहीन हमारे वर्ल्ड में, हमारे हिंदुस्तान की होगी क्या कि 100 यूनिवर्सिटियों में हमारा एक भी नंबर नहीं है। क्या बात है, देश की बात कर रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं दुनिया में 100 यूनिवर्सिटीज में भी मेरा नाम नहीं है। और जो प्रतिभाशाली लोग हैं जिनके नंबर ज्यादा हैं वो फुटपाथ पर हैं, और जो कम नंबर वाले हैं वो नौकरी पे। रिजर्वेशन की बात कह रहे हैं आप? साथ में मैंने तो साफ साफ कह दिया, इसमें काहे की बात है? बिल्कुल हाँ, कह दिया मैंने। हिंदुस्तान में रिजर्वेशन अगर है तो प्रधानमंत्री की सीट पर क्यों नहीं? आर्टिकल 330 की आर्टिकल 330 प्रधानमंत्री, अगर एसटी का प्रधानमंत्री इस देश में दे दिया जाए तो प्रधानमंत्री जी को क्या तकलीफ है? अगर एसटी का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की सीट रिजर्व क्यों नहीं? मंत्रियों की सीट तो रिजर्व हो जाती है कि अगर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्या 20% या 15% में है तो 8 मंत्री बना दिए। राजस्थान में अगर ब्राह्मणों की संख्या ठीक है तो वहाँ 2 मंत्री ही क्यों? राजपूतों के 4 क्यों? आज तो आपने बिल्कुल एकदम गर्म तावे पे उंगली रख दी भाई, क्या बात है, रिजर्वेशन वाली बात कर दी, बहुत अच्छी बात। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम राम मिश्रा है। जी राम मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान में कहाँ से हैं आप रहने वाले? राजस्थान के अलवर से हूँ। अलवर से रहने वाले हैं। भट्ट साहब आप उतनी दूर क्यों खड़े? मैं तो आपको पहचानता हूँ, इतनी दूर क्यों खड़े? आपके करेले का जूस तो बड़ा मशहूर है सर, है इसी एनडीएमसी में मिलता है ना? मोस्ट वेलकम सर, आइए। करेले का करेला जूस और आप किसको, नेताओं को पिलाते हैं कि नहीं पिलाते? सभी को पिलाते हैं सर, आप भी आइए। आपका और कौन कौन से जूस बेचते हैं आप? करेला, घिया हो गया, फ्रेश जूस हो गया, मौसमी, पाइनएप्पल, अनार, इस तरह का। आपका एनडीएमसी का ये जो कैफे है बहुत मशहूर है साहब, आप ये जूसेस बेचते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बात के बाद वो करेले का जूस कहाँ से आ गया? इसके बाद करेले का जूस ही आना था। इतनी बढ़िया बात कही, इसके बाद तो करेले का जूस ही आना था। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी पे मैं बात करूंगा एक बार फुटपाथ पे ही खड़े होके, हालांकि बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, लेकिन बात होगी रिजर्वेशन पॉलिसी पे भी किसी ना किसी दिन बात, ऑफ कोर्स बात होगी। जी जी जरूर बात होगी। हाँ जी, आप कहना चाह रहे हैं कुछ? क्या नाम है साहब? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारा श्रीनगर जो है एक हिंदुस्तान के अंतर्गत में कहा जाता है कि ये स्वर्ग है, कब हमारा अमन चमन वहाँ पर लौटेगा और कब मोदी जी को ये समझ में आएगा कि हमें वहाँ ताकत के साथ काम लेना चाहिए, जिससे कि आतंकवाद के जो लोग हैं वो नस्ताबनूद हो। मोदी जी तो लगे हैं वैसे, लगे थे, लेकिन उतने जोर एतबार नहीं है क्या? नहीं, 3 साल 3.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई अच्छा क्या नाम हो गया? आरपी सिंह चौहान एडवोकेट। आरपी सिंह साहब चौहान और एडवोकेट भी। एक एक दिन गिन रहे हो गुरु या सरकार के हैं? बड़े जवाब नहीं है। कोई एक ठोस कदम उठाना चाहिए। एक एक दिन सरकार के गिन रहे हो, एकदम बैठे हो तराजू पे एकदम है, एक एक दिन गिन रहे हो सरकार के। बहुत अच्छी बात चौहान साहब, बहुत बढ़िया बात आपने कहा कि ऐसी ठोस नीति बननी चाहिए। आइए मैडम आगे आइए, आप बहुत देर से खड़ी मैं देख रहा हूँ। क्या नाम है आपका? रुचि चौहान नाम है। रुचि चौहान जी, कहाँ ये दिल्ली में रहती हैं आप? हाँ जी। आपको कौन सा मुद्दा सबसे लगता है कि ये पूछा जाना चाहिए, ये मीडिया वाले क्यों नहीं सवाल उठाते? सर मुझे करंट टाइम में जो भी मुद्दा है वो बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर, जब से प्रद्युम्न का केस हुआ है तब से बड़ा निराशा हो गई है कि स्कूल में, इतने अच्छे स्कूल में ये केस हो सकता है, तो ये कहीं भी हो सकता है। बच्चे सेफ ही नहीं है। बिल्कुल सही। बच्चे सेफ नहीं है, महिलाएं सेफ नहीं है, तो क्या है? सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती तो क्या दे सकती है? बिल्कुल, दिल्ली का ये बड़ा मुद्दा। आपका नाम आपने बताया? रुचि चौहान। रुचि चौहान जी ने कहा कि जब महिलाएं सेफ नहीं, बच्चे सेफ नहीं, तो फिर बात काहे की? जी ये आज का मुद्दा, मैं आऊंगा बेटा, आ जाऊंगा, नौजवान हो, थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं जरूर आऊंगा। तो ये आज का था मुद्दा, लेकिन मुट्ठी का मुद्दा ये कि उसको सीधे रख देते हैं। और कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनको खड़ा करना चाहूंगा। जी हाँ राजीव जी, आपके पार्टी ने ट्वीट किया, आपके प्रवक्ता ने, कि पाकिस्तान की नापाक गोलीबारी में एक जवान और शहीद, कहां है 56 इंच का सीना और लाल आंख? क्या है उग्रवाद रोकने की नीति? कब बढ़ेंगे बातों से बात, कब आगे बढ़ेगी? ये आपने क्या, आप उकसाने वाली ट्वीट करते हैं? देखिए ये ट्वीट हमारे रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब का ट्वीट है, जो हमारे ऑल इंडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। मैं बहुत स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग बाग मुझे सुन रहे हैं, सम्मानित जो दर्शकगण हैं आपके,
कि सरकारों की तुलना आप उनका तुलनात्मक विश्लेषण कार्यों से करते हैं किसी भी फ्रंट पे। हमारी सरकार थी, उसके 10 साल के आंकड़े उठा के देखिए, पाकिस्तान के फ्रंट पे जो जवान शहीद हुए और इस 3.5 साल में कितने जवान शहीद हुए। 3.5 साल में। अरे आप ये बताइए, पाकिस्तान आप बात कह सकते थे, ये सीने की 56 इंच के सीने की बात आखिर कहने की क्या जरूरत थी? उसी पे आ रहा हूँ। देख 3.5 साल। आइए जी। 3.5 साल में 262 जवान शहीद हो चुके हैं अब तक। 402 बार आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे चुका है जम्मू कश्मीर पाकिस्तान। 1405 बार सीमाओं का अतिक्रमण कर चुका है पाकिस्तान। कहा यह गया था 13 जनवरी 2014, बयान किसका? माननीय अमित शाह साहब का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि यदि मोदी साहब बनते हैं प्रधानमंत्री तो पाकिस्तान की हिम्मत आंख उठाने की भी नहीं होगी। हमारा बयान तो नहीं था, आपका बयान था। ये कहा गया था कि पाकिस्तान को जवाब देने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। हमारा बयान नहीं था, माननीय मोदी जी का बयान था। ये बयान दिया गया था। दाऊद को पकड़ने के लिए क्या किसी को बताना पड़ेगा? आएगा दाऊद भी। कहाँ है दाऊद? आप तो वो सरकार थी भारतीय जनता आपको पार्टी। सरकार चलाने का इतना लंबा अनुभव, जानते हैं आप, फिर उसके बाद भी ये सवाल करते हैं कहाँ आपने ये कहा? ये तो चुनाव में बोला गया था। आप चुनाव की बातें बार बार करके आप ट्वीट करके आप जले में नमक छिड़कते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। कांग्रेस पार्टी ने सन 47 से लेकर आज तक आतंकवाद पर, पाकिस्तान पे, शहीदों पे कोई राजनीति नहीं की। तो आप कर रहे हैं ना इस बार, आप मान लीजिए। हमारे नेता शहीद होते रहे, हमने कभी वोट नहीं मांगा। हमने ये नहीं कहा कि हमें वोट दे दीजिए आतंकवाद के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे। लास्ट कहना चाहूंगा एक सेंटेंस, चोरों के हितू ठगों के बल हैं, जिनके प्रपंच से पलते पाप सकल हैं, जो शरण देते हैं छल प्रपंच को, आज उन्हीं की वजह से भारत अपने घर में हार गया। भारत अपने घर में हार गया। भारत अपने घर में हार गया, ये बात कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी जी का। जी प्रतीक भाई, कहा तो आपने था ये सारी बातें, तो बात तो सही है। देखिए, आपने इसका पूरा जवाब लेना होगा, क्योंकि पूरा समय कांग्रेस को आपने दिया, तो मैं समझता हूँ पूरा जवाब भी आप मुझसे ले लेंगे। आज तो पूरा ही लेंगे जवाब आपसे। आपसे पूरा जवाब दूंगा मैं। आज कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में जब तक सत्ता में रही आतंकवाद को पनपाया है, बढ़ाया है, खत्म नहीं किया। कश्मीर में ऑपरेशन क्लीन किसने किया? जब ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, आतंकवाद का बिल्कुल सफाया हो रहा है, तो एक सेकंड सुन लीजिए आप, तो आपके सीने में दर्द उठ रहा है। आपको उनके प्रति सम्मान उठ रहा है कि क्यों मारा जा रहा है। मुझे एक बात बताइए, आप तो कश्मीर, श्रीनगर में तो हमारी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीती, वहां से तो कांग्रेस जीती है, लगातार सत्ता में भी इतने समय से रही है कांग्रेस। क्या कांग्रेस के किसी नेता ने, बड़े नेता ने एक बार भी ट्वीट करके अपील करी श्रीनगर के रहने वाले लोगों से कि आपके घरों में रहने वाले, आपके यहाँ पे कोई आतंकवादी पनाह अगर कोई दे रहा है तो आप पुलिस को बताइए, आप जाकर के बताइए, आतंकवाद में करिए। आप सुन लीजिए, हमारी सरकार जो काम कर रही है वो कर रही है। आज जवाब तो जब देंगे, पहले पूरी बात सुन लीजिए। आपने कहा 56 सीना, डांटिए नहीं रहेगा, बीच में मत बोलिए। आप 56 अहिंसा मत करिए प्लीज। हिंसा आपको अगर जहाँ करना है ना, कायदे में आपको जो है ना, देश की सीमा पे जवान कुर्बानी दे रहे हैं, उसके बारे में बोलिए। अहिंसा के नाम पर अहिंसा के पुजारी को भी इन्होंने बेच करके खूब खाया, सत्ता में उसकी खूब आनंद, खूब खाया, उसमें काम नहीं किया। सवाल का जवाब दीजिए। 56 इंच का सीने की आप बात करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक किसने किया? सर्जिकल स्ट्राइक किसने किया? वो सर्जिकल स्ट्राइक किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, किसी और ने किया नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने किया, नहीं किया या नहीं किया? कौन बता रहा था, नारा चला रहा था यहाँ पे? है भाई, क्या यहाँ इधर आओ। क्या नाम तुम्हारा? सुधांशु पांडे। हाँ सुधांशु जी बताइए। सर मोदी जी ने जो किया भारत के लिए वो कोई नहीं कर सकता। मोदी जी ने जो किया कोई नहीं कर सकता। सर पूरे देश डरे हुए हैं हमसे। कोई नहीं कर सकता। हाँ जी ये तो पूछ लो अच्छा किया या बुरा। ये तो पूछ लो अच्छा किया या बुरा किया। पेट्रोल कहाँ था? पेट्रोल कहाँ था? आज पेट्रोल कहाँ है? सिलेंडर कहाँ था? सिलेंडर कहाँ है? दालें कहाँ थी? आज दालें कहाँ? ये तो जवाब दे दो। क्या नाम हो गया आपका? जनाब क्या हो गया? मेरा नाम निहाल अहमद है। निहाल अहमद साहब ने कहा पहले ये तो पूछ लो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, मोदी जी ने जो किया वो अच्छा किया या बुरा किया? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, सभी हमारे गणमान्य लोग बैठे हैं, मोदी जी केवल 4 घंटे नींद लेने के बाद भारत की सेवा कर रहे हैं। आप लोग अपने गिरबान में जाके देखिए, क्या हम उस काबिल हैं आरोप लगाने के?
भारत माता की जय बोलेंगे और एक दिन कश्मीर में भी तिरंगा लहराएंगे। भारत माता की। धन्यवाद भी भाई, तुम तो बहुत धीरे से बात। मैं आ गया, मैं जानता हूँ बीजेपी के मैं आपका कांग्रेस का जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल मैं देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने देखिए सबके सामने कहा कि भारत। एक मिनट क्या सर साहब, तबीयत सब ठीक है ना, दुरुस्त है ना? हाँ बिल्कुल है ना। हाँ सुन लीजिए, उन्होंने सबके सामने अभी कहा, देखिए इनकी मानसिकता पे आप ध्यान देखिए, ये बड़े सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। भारत हारा। भारत आपको महोदय बता दूं, ये मुगलों से नहीं हारा, अंग्रेजों से नहीं हारा, तो ये टुटपंजी है पाकिस्तान के आतंकवादियों से कैसे हारेगा? आपकी आखिरी लाइन, आपका आखिरी छंद, 2 बार आपने कहा भारत हारा अपनों से। आपने बिल्कुल गलत कहा है। मैं ये ऑब्जेक्शनेबल वर्ड था, आपको वापस लेना चाहिए। भारत की अस्मिता और अखंडता किसी को हरा नहीं सकती है महोदय। इसको कम से कम इस तरह की बात और इस तरह की राजनीति कांग्रेस ना करे। ये आप लोगों की देखिए मैं दुर्दशा समझ सकता हूँ, क्योंकि जो आज आतंकवाद कहीं ना कहीं कश्मीर में जो है उसका इन लोगों की जो इजी रणनीति रही है भारत के इंटरनेशनल पॉइंट के ऊपर, उसकी वजह से आज अलगाववादी नेताओं को जब सख्ती से निपटा जा रहा है, उनकी बौखलाहट इतनी ज्यादा है जो इस तरह के हादसे हो रहे हैं। और हम डेली आतंकवादियों को मार रहे हैं। कल भी हमने मारा है। वीरता जहाँ पर नहीं पुण्य का क्षय होता है, वीरता जहाँ पर नहीं पुण्य का क्षय होता है, वीरता जहाँ पर नहीं स्वार्थ की जय होती है। मैंने जो कहा ना, हमारे वीर सैनिक हैं, लेकिन हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें विजन नहीं है पाकिस्तान को लेकर के। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, ये प्रॉक्सी वार 89 से शुरू हुई। 89 में किसकी सरकार थी? आतंकवादियों को छोड़ करके कौन आया था? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आतंकवादियों को छोड़ करके आने का काम की थी। और मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, अमेरिका से लेकर के जितने भी बड़े देश हैं, कोई देश ये नहीं कह सकता कि सैनिकों की शहादत नहीं होगी। सबके यहाँ सैनिकों की शहादत होती है, लेकिन सैनिकों की शहादत कम की जा सकती है। इस सरकार के पास कोई नीति नहीं है। सरकार कह रही है बिना बुलाए पाकिस्तान कौन गया था? 10 साल मनमोहन सिंह तो एक दिन भी नहीं गए। 10 साल तो एक दिन भी मनमोहन सिंह नहीं गए। और मनमोहन सिंह साहब ने पाकिस्तान को कांग्रेस की सरकार, हुर्रियत के नेताओं को हैदराबाद हाउस में जो अलगाववादी नेता उनको कांग्रेस बिरयानी खिलाती थी, रेड कारपेट देती थी, बुलेट प्रूफ गाड़ियां देती थी, उनको बंद कर दिया। तुमको कष्ट हो रहा है? क्यों कष्ट हो रहा है? आज आतंकवादी को सफाई कह जा रहा है, तुमको कष्ट क्यों हो रहा है? बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता को बराए मेहमानी में बैठाता हूँ। राजीव मैं आ रहा हूँ। जी आप बिल्कुल हुर्रियत पे दीजिएगा। हाँ, प्रधानमंत्री बोलते थे कि समस्या सरहदों पे नहीं है, समस्या बैठी हुई दिल्ली सरकार पर है। फिर क्यों आतंकवादी बार बार देश में आकर एक इनके अलगाववादी दोस्तों की वजह से वो इतना इजी है। नहीं बिल्कुल। अरे पीडीपी अरे ठहरो, पीडीपी अलगाववादियों के सरकार के साथ सरकार किसने बनाया? मैं अरे ठहरिए, अरे सुनिए, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दो। पाकिस्तान को हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पता नहीं चला। जब तक हम पाकिस्तान को उसके अल्फाज में जवाब नहीं देंगे, समस्या का समाधान नहीं। एक मिनट मुफ्ती साहब मैं आता हूँ। लियाकत साहब की बात पर फिर मैं बड़ी खबर की तरफ जाना चाहूंगा। जी देखिए साहब, जी 71 में कौन जीता? राजीव डॉक्टर इकबाल ने कहा है, सुन लो, खुदा ने आज तक देखिए डॉक्टर इकबाल ने कहा, अल्लामा इकबाल ने, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत को बदलने का। तो ये जो कश्मीर का मुद्दा उठा रखा है, कश्मीर तो कोई मुद्दा ही नहीं है। कश्मीर तो हमारा अभिन्न अंग है और रहेगा। इसका समस्या का हल, समस्या क्या है? समस्या तो कुछ है ही नहीं कश्मीर की। कश्मीर हमारा स्टेट है। अलगाववादियों का जो मुआवजा है, जो उनको प्रीवी पर्स दिया जाता है, जब नवाबों का प्रीवी पर्स इंदिरा ने बंद कर दिया, तो ये सरकार ने इन अलगाववादियों का प्रीवी पर्स बंद करे। सबसे पहले एक मिनट में सुनो भाई, इनके बेटा बेटी तो पढ़ते हैं फ्रांस और इंग्लैंड में अलगाववादियों के, और हमारे बेटा बेटियों के, इन कश्मीरियों पागलों के, इनके बेटा बेटी 6-6 महीने स्कूल बंद रहते हैं।
6 महीने स्कूल रहते हैं, ये बैठे खा रहे हैं, इस जनता के पैसे पे बैठे खा रहे हैं। सबसे पहले इनका प्रीवी पर्स जो वालों का, जो भी अलगाव, जो जिनको भी मिलता है, जिनको भी हराम की माया मिल रही है और इस खजाने से जा रहा है गरीब जनता की, पहले वो बंद किया जाए। और कश्मीर की कोई समस्या नहीं है, कश्मीर तो हिंदुस्तान का भी अंग है। गजब है भाई, गजब है भाई। बहस का सिर्फ एक टुकड़ा है। अभी तो अंसार रजा साहब बोले ही नहीं है, अभी तो अंसार रजा साहब बोले ही नहीं है और बोलने की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अभी वक्त है बड़ी खबरों की तरफ जाने का। बड़ी खबरों की तरफ रुक जाएंगे। नहीं 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 नहीं, एक मिनट नहीं 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 नहीं, वक्त है बड़ी खबरों का। बड़ी खबरों जवाब में लौटते हैं। मजहब धर्म के नाम पे, मजहब धर्म के नाम पे, मजहब धर्म के नाम पे जहर न बोलो, हम एक है बोलो, हम एक है बोलो, हम एक है बोलो, हम एक है बोलो, अनेकता में एकता। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं किनॉट प्लेस में मौजूद है। पाजी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप बजाने के लिए। मैं आपका एक बार फिर तारुफ करा दूं जो हमारे साथ यहाँ पर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और बहस इस बात को लेकर कि एक एक का आतंकी का सफाया करते हुए क्या पाकिस्तान बौखलाया है इसी बात से कि क्या कुछ रणनीति है भारत सरकार की, इसी बात पे मुद्दे पे बातचीत करते हुए नवीन कुमार हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, राजीव त्यागी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, हमारे साथ कर्नल उत्कर्ष राठौर मौजूद है रक्षा विशेषज्ञ, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल हमारे साथ आने के लिए, यासिर जिलानी साहब दिल्ली अध्यक्ष मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है, अंसार रजा साहब चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन बहुत बहुत शुक्रिया अंसार रजा साहब, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद नदीमुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं अध्यक्ष ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल, और हमारे साथ लियाकत अली साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत भाई हमारे साथ शरीक होने के लिए इस बहस में, बहुत बहुत शुक्रिया सामाजिक कार्यकर्ता लियाकत साहब। बहस का जब मैं छोड़ के गया था बहुत हीटेड आर्गूमेंट्स थे, उस हीटेड आर्गूमेंट्स में बात ये चल रही थी जहां पे खत्म किया था लियाकत भाई ने, मैं वहीं से फिर से शुरू करना। उन्होंने कहा कि जो कि बिरयानी खिलाए जा रही, खासतौर से उनका इशारा हुर्रियत के नेताओं की तरफ था, उनको बंद किया जाना चाहिए और जो कुछ लोग वहां पे अलगाववादी हैं उन पर सख्ती से पेश आना चाहिए, इसमें कहीं कोई नहीं और कश्मीर हमारा हिस्सा है और रहेगा। देखिए साहब, हम जो है हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान हैं, 1 करोड़ होंगे वो कश्मीरी, 24 करोड़ हम जो है 100 करोड़ के साथ रह रहे हैं और बहुत अच्छे भाईचारे से रह रहे हैं। हमारे भाईचारे पे भी शक की नजर आ रही है, उनकी वजह से उनको सब तरह की आजादी है, वहां पे कोई गुलामी नहीं है, हुकूमत उनकी बनती है, सब्सिडी उनको है, धारा 370 है, स्वर्ग जैसी जगह है, फिर आजादी किस चीज का नाम है, आजादी किस चीज का नाम है? और कैसा जिहाद, कैसा इस्लाम? पेशावर में तो बच्चों को मारते हैं ये लश्कर तो एक होता है फौज, बाकी ये जो लश्कर पाल रखे हैं ना, ये इन्हीं को ले डूबोगे जिनने पाल रखे हैं ये लश्कर, और लेके डूब रहे हैं। और देख लेना ये खत्म होकर रहेंगे इन हिसाबों से, क्योंकि खुदा ने इन चीजों की इजाजत नहीं दी है। मोहम्मद साहब जब जाते थे जंग में, उनके ऊपर हमला होता था, जंग करते थे, वो कैदियों को अपने साथ लाते थे तो उनको सहाबाओं में बांटते थे, सहाबा जो उनके अनुयायी थे, क्या अपने साथ रखना। अगर खाना एक वक्त का हो और एक आदमी का खाना हो तो इनको खिलाना, चाहे तुम भूखे सो जाना। और ये कहाँ का जिहाद, कहाँ का इस्लाम है? अपने ये तो उनका कोई दुश्मन तो नहीं थे पंडित जो वहां से निकाले। 15 साल हो गए इन पंडितों को दर बदर की ठोकर खाते हुए, एक भी मुसलमान बोला है कि आज तक जमीन का नीचे से? भाई ये भी गलत है, ये भी गलत काम है। मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान में खड़ा होकर आज इस टीवी चैनल से, निहायत गलत है जो दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। मैं वीडियो भी रहा हूँ, मैंने उनको बसारत दी बहादुरगढ़ में, मैं फरीदाबाद में रह रहा हूँ, वहाँ देख रहा हूँ। हम रोहिंग्या मुसलमान को तो बोलते हैं, लेकिन पंडितों को नहीं बोले आज तक। क्यों नहीं बोले? ये ईमान का तकद, हम इस्लाम में दाखिल हैं, ज्यादातर ईमान में दाखिल नहीं है हम। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा नवीन भाई, मैं आऊंगा। इन्होंने एक बात रखी, लेकिन आप उस बात से अपनी अलहदा बात भी रख सकते हैं क्योंकि आपका कोई वो नहीं है। जी जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये सरकार आई तो इसने कहा कि हम आतंकवाद खत्म करेंगे। आज भी बॉर्डर पर बार बार हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, हम सर्जिकल स्ट्राइक करें उसकी भी हमें कामयाबी नहीं मिली। मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान को एक मर्तबा जोरदार सबक सिखाने की ज़रूरत है। एक
और पाकिस्तान से अपने राजनयिक संबंध खत्म करने की जरूरत है। और जब तक हम पाकिस्तान को और मकबूजा कश्मीर में हमने कहा कि आतंकवादियों के कैंप को नष्ट करेंगे, हम नहीं करें। हमने कहा कि दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाए, नहीं लाए। हमने कहा कि मसूद अजहर को पकड़ के लाए, हम नहीं लाए। मेरा ये कहना है कि जब तक पाकिस्तान को लातों से जवाब नहीं दिया जाएगा, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। और हाँ, एक बात सुनिए, कब तक हमारे जवान मारे जाएंगे, कब तक हमारे बच्चे मारे जाएंगे, कब तक हमारी महिलाएं विधवा होती रहेंगी और बार बार निंदा करते रहेंगे। मैं तो सरकार को कहता हूं, एक निंदा मंत्रालय बना लो, जब घटना हो निंदा करते रहो। निंदा नहीं, पाकिस्तान को करारा जवाब दो और बता दो कि 125 करोड़ इस देश में आतंकवाद खत्म करने के लिए इस सरकार के साथ है। अब नवीन जी आप जवाब दीजिए। इन दोनों ने तो अपनी बात रख दी, अब निंदा मंत्रालय बनाएंगे क्या? क्यों बनाएंगे? बना लीजिए। आपको कि अगर ऑपरेशन क्लीन कौन चला रहा है? 280 आतंकवादियों की सूची बनी थी जिसके अंदर 130 विदेशी आतंकवादी और 130। आप सुन लीजिए, मैं आपके पीछे बोला नहीं, आपने एक आप सुन लीजिए। अब आप भाषण मत दीजिए, भाषण से जंग नहीं लड़ी जाती। वहाँ पे जिस हालात में लोग लड़ रहे हैं वो स्थिति को समझिए। आप क्या बात करते हैं? जिस हालात में कश्मीर में आज कश्मीर में आज 70, आप सुनेंगे, आप जवाब दूं मैं? बिल्कुल नवीन, आप ही देखो मेरी बात सुन लीजिए। आपने कहा था कि हुर्रियत के नेताओं को बिरयानी खिलाना बंद करिए। इसी सरकार ने बंद किया बिरयानी खिलाना, वरना कांग्रेस उसको रेड कारपेट देती थी, हैदराबाद हाउस में बिरयानी खिलाती थी और बुलेट प्रूफ गाड़ियां देती थी और हवाई जहाज स्पेशल लेके आया करता था। उनका बड़े अस्पतालों में, 5 स्टार हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट कराया जाता था। वो इस सरकार ने बंद कर दिया। इनको कष्ट हो रहा है, क्यों बंद कर दिया? आज ऑपरेशन क्लीन के तहत अभी पिछले कुछ ही समय में 320 आतंकवादी मारे गए हैं, और जो 280 की लिस्ट है उसके अलावा भी लगातार आतंकवादी मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान को तो कष्ट हो रहा है, जो अलगाववादी नेता है वो बंद भी हो रहे हैं, उनको भी लेकर कष्ट हो रहा है। तो कांग्रेस की दिक्कत ये नहीं है, कांग्रेस की दिक्कत ये है कि जिनको इन्होंने पाल करके रखा था आज वो खत्म होते जा रहे हैं, और ये जो वोट राजनीति जो वोट की राजनीति करते हैं वो खत्म हो रही है। जवाब दूंगा मैं अंसार राजा एक बात भी नहीं बोले। अंसार राजा साहब चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के और हमारे साथ बहस में पहली बार शरीक हो रहे हैं यहाँ पर इस मुद्दे पर। जी अंसार राजा साहब। प्रतीक जी, सबसे पहली बात तो ये है कि एक बात मैं आपकी तरफ से कहूंगा और एक आपके लिए कहूंगा। जी बिल्कुल। आपकी तरफ से आपके लिए तो ये कहूंगा, भैया माइक नहीं गले से ही बोलूंगा यार। आपके लिए मैं ये कहूंगा कि जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। और आपके लिए ये आपकी तरफ से ये कहूंगा कि दिल्ली से ही करते रहे हम अमन की बातें, यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। आए है क्या बात है, फिर से बोलिए। हम लोग ही करते रहे, दिल्ली से हम ही करते रहे अमन की बातें, यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। 2 लोग यहाँ बैठे, कांग्रेस के और एक बीजेपी के। एक कह रहे हमने 300 आतंकवादी मारे, एक कह रहे हमने 250 मारे। अरे दुश्मन को मारना गिनती करके शर्म नहीं आ रही है? शर्म नहीं आ रही है? तारीफ कर रहे हैं हमारी सरकार में 250 मारे गए, वो 50 जवानों को शहीद करके चले गए, सर काट के ले गए, हम गिनती कर रहे हैं। शर्म नहीं आ रही सियासी पार्टियों को? एक मर्तबा मोदी जी से गुजारिश है कि पूरी दुनिया में आपका डंका इस वक्त बज रहा है, एक बार सबसे कह दो कि सारे लोग पाकिस्तान का बाइकाट कर दे, पूरी दुनिया के लोग। अगर घुटनों ना आ जाए पाकिस्तान तो कहना, हमारी डिबेट करने से कुछ नहीं होगा, हमारे भाषण करने से कुछ नहीं होगा। एक मर्तबा जहां जहां एम्बेसी है पाकिस्तान की, सब में ताले डलवा दो, ये भीख मांग जाएंगे। और एक मिनट सुन लीजिए, और ये पाकिस्तान ये भीख के टुकड़ों पे पलने वाला मुल्क है, ये हमें धमकी दे रहा है और हम कहते हैं साहब सर के ऊपर पानी जा रहा है, सर के ऊपर पानी जा रहा है। चीन और पाकिस्तान का गठबंधन बनना, जिसके तरफ कर्नल बोलना चाहेंगे। सर कल आकर के जापान के प्रधानमंत्री ने जो बोल दिया है ना, चीन का बाप कभी नहीं बोल सकता, जो वो बोल करके यहाँ से चला गया है। और ये जो बुलेट ट्रेन चलेगी ना, ये चलेगी तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर, सांप लौटेंगे चीन और पाकिस्तान के सीने पर। क्या बात है अंसारी साहब, क्या बात। मैं कर्नल को बुलाना चाहूंगा, कर्नल साहब को खड़ा करना चाहूंगा कि कर्नल मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा। आपका मांग क्या है कि बुलेट ट्रेन तो ना, जनता का सवाल आ गया, चलेगी तो यहाँ पे बुलेट ट्रेन, लेकिन चाइना के जो दिल पर सांप रेंगेंगे। मैं कर्नल आता हूँ, मैं एक लड़का बहुत देर से सवाल पूछना चाहता। जी कर्नल।
सर बड़े दुख की बात है, हमारे देश में धन पे राजनीति हो जाती है, आतंकवाद पे राजनीति हो जाती है। लेकिन यहाँ पर दोनों पार्टीज के मेंबर बैठे हुए हैं। आप मेरे से एक रुपए का हिसाब चाहते हैं कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है, कहाँ से ला रहा हूँ, लेकिन आप अपने 20,000 से कम के चंदे का हिसाब नहीं देते हैं। आज के टाइम में आरोप लग रहा है क्या पॉलिटिकल पार्टीज एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से भी फंड ले रही हैं? अगर नहीं तो आप अपने 1-1 रुपए के चंदे का हिसाब दीजिए ना। पार्टी अपने पार्टी जो चंदा लेती है उसका हिसाब दीजिए। ऑफ कोर्स जी, हाँ कौन बोला जी? सर आज के टाइम पे इंजीनियरिंग का सर 92% बच्चा सर आज रोड पे घूम रहा है, उनके लिए सर रोजगार नहीं है। सबसे पहले तो हमें सर रोजगार की जरूरत है। बाहर के जो हमारे जिनसे हमें फाइट करनी उनसे तो हम बाद में फाइट करेंगे, पहले जो अंदर के पहले में उनसे फाइट करनी बहुत जरूरी है। तो अगर लोगों के पास अगर नौकरी होगी, आज सर IIT के जैसे जो बड़े बड़े संस्थान है वहाँ पर सर 56% केवल लोगों को जॉब मिल रही है, बाकी लोग जॉब के लिए घूम रहे हैं। तो सर ये सबसे पहले बहुत जरूरी है कि उसके लिए जॉब मिलनी चाहिए। तुम्हारी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, बिल्कुल 100% तुम्हारी बात सही है। नाम तुम्हारा क्या है? शिवम दुबे नाम है मेरा। और मेरा शिवम, अगर बस चले तो मैं 24 घंटे इसी बात पे बात करूं कि रोजगार कैसे बढ़े और रोजगार कैसे मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं कर्नल को खड़ा करना चाहूंगा। मैं त्यागी साहब में याद है कर्नल, सवाल ये था कि जो गठबंधन बनना है पाकिस्तान चीन का, या उसकी वजह से है पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शंस जो आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि या जमीन खिसक रही है पाकिस्तान की, और जो जिस तरह से क्लीन आउट चल रहा है ऑपरेशन, वो उसमें कहीं घबराया हुआ है, और ये उसके नतीजे हैं। देखिए, मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। पाकिस्तान संबंध बड़े संजीदा हैं, गंभीर विषय है, लेकिन जब भी ये बातें होती हैं इसमें राजनीति की खटाई डाल के इसका निष्कर्ष नहीं निकलता। रही बात आपकी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान नए समीकरण तलाश रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स से उसको जो करारा झटका लगा है, चीन के साथ वो नज़दीक आ रहा है। नवाज शरीफ वहाँ पॉलिटिकल लैंडस्केप में नहीं है। और आपका कहना सही है, कश्मीर में पिछले 2 महीनों में हमने अपने सिचुएशन पे कंट्रोल पाया है। ये बौखलाहट है LOC के ऊपर फायरिंग में, लेकिन इसके साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2014 से आज तक विगत कई दशकों में मिला करके सबसे ज़्यादा LOC वायलेशन हुए। ये सच है। 100 सैकड़ों पाकिस्तानी मारे जाएं उस LOC वायलेशन में, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरा एक हीरा टूटता है उसकी मुझे समस्या है और उसका दुख है। बहुत ही बढ़िया बात है। 1000 कांच की गोलियां टूट जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उस हीरे की चिंता है। क्या बात है? ठीक है, तो इसको आप क्रिकेट स्कोर पे न तोलें कि उनके 10 मारे गए, मेरे 2 शहीद हुए। मेरा एक भी जाएगा तो मुझे दुख है, बहुत दुख होगा। यही बात है, यही बात है। बहुत सही बात है। हम जवान गंवाने के लिए नहीं बैठे हैं। यही बात अंसार रजा साहब जोड़ना चाह रहे थे जी, और यही बात वो कह रहे थे। कर्नल आप खड़े रहिएगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में मोदी मोदी करवा लिया। हम भी बोलते हैं मोदी मोदी, हमारे फख्र है कि मोदी हमारे इस वक्त के देश के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अमेरिका से बात करना हो उससे बात करें, जापान से बात करना हो उससे बात करें। जब तक हमारे हिंदुस्तान की पाकिस्तान की एम्बेसी का ताला नहीं खुलना चाहिए, जब तक सलाहुद्दीन और हाफिज सईद हिंदुस्तान को ना सौंप दे पाकिस्तान। आप सख्ती करके तो देखो यार। यासिर आप क्यों चुप बैठे? ये सवाल जब इन्होंने पूछा तो अब आपको बोलना चाहिए। मैं इस तरह के वक्ताओं का मैं जवाब नहीं देना चाहता हूँ कि ये लोग कभी इधर रहते हैं, कभी वहाँ पहुँच जाते हैं। सुन लीजिए मेरी बात। देखिए पाकिस्तान, बिल्कुल देखिए इंटरनेशनल एजेंडा है, ये पॉलिसी है, हमारी एजेंसीज लगी हुई हैं, सब पे काम हो रहा है। हमारे जो फॉरेन जितनी भी हमारे पॉलिसीज हैं उसके अंदर नहीं ऐसे नहीं है कि आप चिल्लाएंगे खड़े होकर पब्लिक के अंदर और हम उन्हें मारने चले जाएंगे। हम उन्हें डेली मार रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने वादा किया है कि आने वाले वक्त में, और पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो गया है, पाकिस्तान के अंदर भी अब आतंकवाद के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं। वहां भी हाफिज सईद और जितने भी इस तरह के आतंकवादी जो भारत से पीछे, जो भारत से भागे हुए, जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दबाव में है। देखिए कर्नल साहब ने बोला है, बहुत अच्छी बात कही कि हमारा एक भी कोई छोटा से छोटा सितारा का एक टुकड़ा भी टूटता है तो हमें उससे ज्यादा दुख नहीं हो, उससे ज्यादा बड़ा दुख हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप
कम से कम पॉलिसी की बात करेंगे। हम वहाँ के हम जरा सी बात करते हैं, यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं वो फौरन जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, अलगाववादी नेताओं के फेवर में बात करते हैं। आप जब तक ये मानसिकता बदलेंगे नहीं, हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के लोग सामने आएंगे नहीं। और देश तो इस मुद्दे पे एक है ना, इसमें तो कहीं टकराव नहीं है ना? नहीं है, टकराव है, बिल्कुल है। क्योंकि अगर आज आप अलगाववादी मीरवाइज फारूक को पकड़ के लाइए, कल ये जंतर मंतर पे दिखाई देंगे। कल आप यासीन को पकड़ के लाइए, आप यहाँ लाइए। देखिए उन्होंने कहा था कि हम 11 सितंबर को दिल्ली कूच करेंगे। हम लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी, तुम आओगे, तुम्हें हम गिरफ्तार करेंगे। नहीं आए, कहाँ गए? इन जैसे सोच के लोग चिल्ला रहे थे कि नहीं होना चाहिए, मानव अधिकार की बात करने लगते हैं। ये इन लोगों की मानसिकता बदलनी होगी। जहां तक मीरवाइज का सवाल है, गिलानी का सवाल है और इलियास मलिक का सवाल है, यासीन मलिक का, हम ये कहते हैं उसे परसों फांसी देना है, आज दे दो, आज फांसी दो। एक मिनट सुन लीजिए, अब हो गया। ऐसे नहीं होती, कानून के साथ पकड़, हाँ, कानून मैं वही कानून भी बहुत बड़ी चीज तो आप इल्जाम ये मत लगाओ कि मीरवाइज के चाहने वाले जंतर मंतर पे सुन लीजिए। डिबेट को हल्की ना करें मेरे भाई। ऐसा है कि अब इनकी तरीके से बदतमीजी से डिबेट तो हम कर नहीं सकते। हम तो हिसाब से इस बात करेंगे, क्योंकि आपके पास आपने ये कहा कि साहब हम लव लेटर से काम नहीं चलेगा। अब 3 साल में आप क्या पॉलिसी बना रहे हो भाई पाकिस्तान के लिए? पॉलिसी इतनी क्या पॉलिसी बना रहे मंत्री की? 3 साल हो गया आपको, पॉलिसी इतनी क्या पॉलिसी बना रहे हो? आपने कहा था एक भारत की कि हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। देखिए भाषण से पेट नहीं भरता, भाषण से पेट नहीं भरता। जिस दिन 125 करोड़ हिंदुस्तानी बॉर्डर पर खड़ा हो गया, ये पाकिस्तान का नेस्तनाबूद कर देगा। सिर्फ देश की जनता को एक बार बॉर्डर पे जाने की इजाजत दे। क्या नाम हो गया आपका? राजेश कुमार। ब्रेक का भैया जी कहीं, भैया जी कहीं, भैया जी कहीं। बाजी भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं किनॉट प्लेस पे मौजूद हूँ। बड़ा अच्छा कुर्ता क्लीन एकदम पहन के आए हैं, कलरफुल। कहाँ से रहने वाले हैं? सुल्तानपुर। अरे उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर के, बहुत अच्छा। क्या नाम हो गया आपका? अब्दुल हक। अब्दुल हक साहब, कुछ कहना चाहते हैं क्या? जब बड़ी देर से बहस चल रही है, गर्मा गर्म बहस चल रही, तमाम सारे लोग पॉलिटिशियन बैठे हैं, कुछ कहना चाहते हैं क्या? जी कुछ नहीं कहना चाहते, सुनना चाहते हैं, बस देखना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, वेरी नाइस। जी जी जी, मैं जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, हम लोगों का पॉलिटिकल मतभेद हो सकता है, मुल्क की पॉलिसी में कोई समझौता नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सियासी पार्टी हो। मुल्क पहले, बाद में सियासत। बहुत अच्छी बात है। देश के नाम पे कोई समझौता नहीं, साहब ये वो चाहे वो किसी के साथ भी हो। अभी यहाँ से एक आवाज आई थी कि एक वक्त आएगा कि हम कश्मीर में तिरंगा लहराएंगे। कश्मीर में तो आज भी हमारा तिरंगा लहरा रहा है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री की कोशिश ये है कि बलूचिस्तान में और मकबूजा कश्मीर जो है वहाँ तिरंगा लहराना चाहिए। अब उसकी प्लानिंग हो रही है। हमें परसों इतनी खुशी हुई कि जब ये आप तंज नहीं कर रहे हैं आप? ना, ये तंज नहीं कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं। जिस दिन जापान के प्रधानमंत्री का फ्लाइट यहाँ लैंड हुआ, मैंने ट्वीट भी किया है उसको कि हमारी छाती 56 इंच की हो गई जब हमने उस फ्लाइट के ऊपर तिरंगा और जापान का झंडा लहराते देखा कि जापान से दोनों झंडे लहराते हुए हिंदुस्तान तक आए। ये होना चाहिए देश की पॉलिसी में, इसमें कोई समझौता नहीं। राजीव से मैं उसके पहले नवीन मैं आपके पास आऊं। राजीव, इन्होंने कहा कि कहीं कोई गफलत नहीं, कहीं पॉलिसी में मामले में एक है, विपक्ष भी एक हो, लेकिन जब ट्वीट करते हैं आप तो आप मंशा कहीं पॉलिटिकल डिस्प्यूट पैदा करते हैं। देखिए, प्रजातंत्र में सवाल पूछे जाने चाहिए। हक है, सवाल पूछने का हक है विपक्ष का। सवाल ही हयात है, सवाल ही कायनात है, सवाल ही जवाब है, सवाल इनकलाब है। हमने हमेशा 71 की लड़ाई हुई, हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को धूल चटाई, कांग्रेस की सरकार थी। 65 की लड़ाई हुई, जय जवान जय किसान आया, लाल बहादुर शास्त्री साहब ने दिया, कांग्रेस की सरकार थी, पाकिस्तान को हराने का काम किया। हम तो ये चाहते हैं कि आपने कहा था टेरर और टॉक साथ साथ नहीं हो सकते, आपने कहा था एक सर के बदले 10 सर आने चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि जवानों की शहादत जो हुई है 3.5 साल में, हमारे 10 साल में नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति जो हो रही है उसको बदलने के लिए सरकार क्या कर रही है? हमारी मंशा से सरकार से ये कहने की है कि सरकार कृपया आए। मौलाना ने बहुत अच्छी बात कही कि बिल्कुल मतभेद नहीं होने चाहिए, लेकिन सरकार को जगाने का काम विपक्ष का है। कर्नल साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही
कि पाकिस्तान को लेकर के क्या हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म करेंगे उसको मैं खड़ा करना चाहूंगा। क्या मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हम खत्म करेंगे? क्या सरकार खत्म करेगी? सरकार अगर कदम बढ़ाती है पूरे देश का विपक्ष आवाम साथ होगा। और मैं एक बात कह दूं पाकिस्तान को, यहां से सुन रहा हो अगर, कि 125 करोड़ लोगों ने अगर अपने घरों से हाथ भी हिला दिए ना ऐसे करके, उसकी हवा में पाकिस्तान उड़ जाएगा। तो पाकिस्तान भी गलतफहमी में न रहे। और ये बात आप कहते समय कहीं आपके अंदर कोई बीजेपी कुछ नहीं मैं कह रहा हूँ आप हाथ लाइए, हम सब लोग आए हाथ हिलाते हैं तो पाकिस्तान हवा में उड़ जाएगा। लेकिन कर्नल ने हाथ नहीं लाए, कर्नल ने गोली चलाई है। लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा। लेकिन मैं पाकिस्तान को इतना बड़ा दुश्मन मानता हूँ, लेकिन साथ साथ चाइना से हमें बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। कर्नल जो चल रहा है ऑपरेशन ऑल आउट, चुन चुन के मारो जो आतंकी हैं, चुन चुन के मारो। सवाल ये है, हाँ ऑफकोर्स घुस घुस के मारो तो और अच्छी बात है, और अच्छी बात है ऑफकोर्स। मैं आ रहा। हाँ किस पाकिस्तान की बात कर रहे हो आप? अरे जितने पाकिस्तान में सैनिक है, हमारी सड़क पे घूमती है जनता इतनी, एक बार अगर परमिशन मिली तो लाहौर में तिरंगा लहराएंगे हम लोग। बिल्कुल 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 ऐसे ही करना, तुम ऐसे ही करना। लेकिन मैं कर्नल मैं जानना चाहता हूँ कि जो पॉलिसी गवर्नमेंट की है, जो पॉलिसी चल रही है ऑपरेशन ऑल आउट, इज इट ओके या इसमें अभी कुछ और लेवल्स या बार ऊपर करने की जरूरत है? पाकिस्तान के साथ अगर LOC मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, आतंकवाद की बात कर रहे हैं, अब ये वक्त आ गया है कि इस इंटेंसिटी को बढ़ाया जाए। बुलेट फॉर बुलेट जवाब नहीं है, इसीलिए रोज सीमा पार से आक्रमण होते हैं। अगर आपने मन बना लिया है तो एक निर्णायक लड़ाई के लिए अब मन बनाना पड़ेगा। रोज की ये जो फुटकर लड़ाई हो रही है, इसमें सिर्फ एक मिनट, ये फुटकर लड़ाई में सिर्फ सैनिकों का बलिदान हो रहा है। शांति काल में सशस्त्र सेनाओं से इतना बड़ा बलिदान मत मांगो। अगर आपने लड़ना है तो फिर गो फॉर एन ऑल आउट वॉर, वी आर विद यू। ऑल आउट वॉर क्या लड़ाई? जी ऑफकोर्स लड़ाई ही एक चारा है, लड़ाई ही एक चीज है जी। 62 के बाद चाइना ने कभी जंग नहीं लड़ा है। हमारी फौजें चाइना और पाकिस्तान दोनों को हराने का दम रखती हैं। हमें चाहिए कि दोनों से हम मुकाबला करें। एक बात, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि पहले पाकिस्तान से अपने कारोबार खत्म कर ले, उसकी आर्थिक नाकाबंदी करे। अगर आर्थिक नाकाबंदी करेंगे, जैसा कि हबीब बैंक पाकिस्तान का बंद हुआ है, पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा, पाकिस्तान भिखारी बन जाएगा। किसने किया? मैं वही कह रहा हूँ, ये जो पॉलिसी है वो लगातार कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो हबीब बैंक अमेरिका में बंद किया नरेंद्र मोदी के प्रयास से हुआ। मैं इसके आगे आप सुन लीजिए, आप क्या बात करते हैं? आपको ये सुनने के अंदर पेशेंस नहीं है, क्योंकि ये तो 71 और 67 की बात करते हैं जिसमें हजारों सैनिक जवान हो गए, जवाब देना नहीं चाहते, लेकिन बीच में बोलने का आदत आप सुनना पड़ेगा आपको। आप मुझे बता दीजिए इस बात का, आपने किस प्रकार से पाकिस्तान को लश्कर और जैश को बैन किया अमेरिका ने। इसके बाद जिस प्रकार से अमेरिका में लंदन के अंदर दाऊद की प्रॉपर्टी को सीज किया, आज इनको कष्ट हो रहा है। 71 में इन्होंने सैकड़ों जवानों को शहीद करा दिया और उसके बाद इंदिरा गांधी ने सारी पाकिस्तान को बड़ी हिस्स दे दी। किसने दे दी? देखिए पंजाब में आतंकवाद चला, वो भी तो इंसान है, वो संभल गए। एक मिनट भाई, वो संभल गए, आज पंजाब खुशहाल है। क्या कश्मीर नहीं संभल सकता? देखिए माफी मांगने से, संभलने से ये साबित नहीं होता कि हम गलत और कोई सही है, बल्कि ये साबित करता है कि हम रिश्ता निभाने की ताकत और से ज्यादा रखते हैं, सलाहियत। जी यासिर देखिए, जब तक हमारे विपक्ष के नेताओं की टिप्पणियां पाकिस्तान के फेवर में आना बंद नहीं होंगी, पाकिस्तान को हम लोगों ने, हमारी जो सरकार है इस वक्त का मौजूदा वजीर आजम, उसने इतनी सख्ती कर रखी है कि वो अपने आप ही घुटने के बल पे आ गया है और इसको हम खत्म करके रहेंगे। लेकिन यहाँ के जो पाकिस्तानी प्रेमी लोग हैं उनको अपनी बात मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी 370 खत्म कर दे कश्मीर से, आतंकवाद तो अपने आप सफाया हो जाएगा। एक बात और, विपक्ष जो लोग हैं, हमारे जवान शहीद होते हैं, कभी झंडा लेके नहीं गए होंगे। रोगिया वालों पे कांग्रेस वाले, सपा वाले, बसवा वाले कह रहे हैं उन्हें बसाओ। लेकिन आर पार की तैयारी आज प्रीति रघुनंदन की, तो आर पार के लिए चलेंगे प्रीति रघुनंदन के पास। आर पार की तैयारी में आज अभी बस इतना।
जवानों का बलिदान, कब तक सरहद पे घमासान, कब तक जवानों का